हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि होगा कैलोरीमेट्री का। तो देखो भाई, कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम हीट के उस फ्लो के बारे में समझने वाले। जैसे कि अभी तक आप जो डिस्कस करते आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हमने ये जिक्र किया कि भाई एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, सब चीजें समझ रहे हैं। लेकिन और क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि आपको ये पता है कि किसी भी बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो पॉसिबली है कि सर या तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि तुम चाय बनाते हो घर पे, तो क्या होगा, भगोने में पानी डाला, चाय पत्ती डाली वगैरह वगैरह, चीनी वगैरह डाल के, दूध डाल के आपने हीट प्रोवाइड करी तो बॉईल होती है, बॉईल होके बढ़िया एकदम चाय बन जाती है ना। अब यहां पे हुआ या कि भाई आपने हीट दिया तो उसके टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। तो वैसी ही कहानी और भी जगहों पे देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उसी चाय को बहुत ज्यादा देर तक अगर मैं हीट सप्लाई करता रहूं, कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई करता रहूं, तो कुछ समय के बाद वो जो चाय है वो इवेपोरेट हो जाएगी, सूख जाएगी, है ना। तो यही चीजें हम कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। बाकी कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, इस प्रकार के डिवाइस देखने को मिलेगा आप लोगों को, जिसका बेसिकली काम होता है कि हम 2 से या 3 सब्सटेंसेस को मिला के उनके टेम्परेचर के बारे में समझ सकते हैं कि भाई किसका क्या टेम्परेचर बन सकता है, या हीट का फ्लो कैसा हो रहा है उसको समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बताऊंगा कैसे चीजें होती है, क्या काम करता है, लेकिन उससे पहले जरा बेसिक से नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। तो बेसिक से नॉलेज में यही कहते हैं भाई कि मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी रैंडम सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता क्या है, जिसका मास m है। इस रैंडम सब्सटेंस को अगर मैंने हीट प्रोवाइड करा दी, इस रैंडम से सब्सटेंस को अगर मैंने यहां पे मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करा दी, तो Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराने से अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि साहब या तो इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर थीटा है वो इंक्रीज कर जाए। भाई मैं थीटा टेम्परेचर को थीटा से लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी है कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस सब्सटेंस का फेज चेंज हो जाए। फेज बोले तो स्टेट, फेज चेंज हो जाए। अब फेज में कौन कौन से फेज हमारे पास है, कौन कौन से स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। अब कोई बच्चा आके समझदार बने, नहीं सर हमारे पास तो और भी होते हैं, नहीं जाना मैं उसमें, हमारे लिए ये काफी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में तो यही काफी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को हीट दे दी तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर हो सकता है सर उसके फेज में चेंज हो जाए। बोले तो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस है तो मत सॉलिड में कन्वर्ट मत कर देना उसको ठीक है। हाँ, एक डायरेक्शन का प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। पता चले सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और हीट करने पे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मत करना भाई। इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, सिंगल साइड ही चलती चीजें, ठीक है। तो भाई इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर आप चाहते हो कि सब्सटेंस का ये m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको जो मैं हीट दे रहा हूं वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सर जितनी ज्यादा मैं हीट, मतलब देखो पहला फैक्टर तो ये कहता है कि सर जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी आती है क्या हीट की। भाई अगर तुम्हें एक गिलास पानी गर्म करना है और एक बाल्टी पानी गर्म करना है, किसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बाल्टी पानी की है और उसको गर्म करना है तो वहां पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बल्कि एक गिलास में जो पानी है उसको हीट करने के लिए और उसको गर्म करने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो दैट डिपेंडेंसी विल बी ऑन द मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे पड़ेगी। अच्छा दूसरा जो डिपेंडेंसी हीट की आती है वो क्या टेम्परेचर के डिफरेंस पे आती है। सर मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक गिलास में पानी है, 2 गिलास में पानी है हमारे पास, ये 2 गिलास है मेरे पास पानी के, दोनों के दोनों भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों गिलास में जो पानी है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको मुझे कन्वर्ट करना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड में और इसको मुझे कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। बताओ कहां पे ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी या कहां पे हीट कम हीट की जरूरत पड़ेगी। तो सर पहले वाले गिलास में और दूसरे वाले गिलास में, इनमें जो हीट मैंने दी, मान लीजिए यहां पे हीट मैंने Q1 दे दी और यहां पे हीट मैंने Q2 दे दी, तो साफ जाहिर से हो रहा है कि Q1 जो होगा सर वो कम होगा Q2 से। इतना तो हमारा कॉमन सेंस भी कहता ही है। अब वो कॉमन सेंस किस बेसिस पे कह रहा है कि सर यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए 15 डिग्री तक लेके जाना है, जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है।
टेम्परेचर का चेंज ज्यादा है, यहां पे डेल्टा थीटा विल बी योर 5, यहां पे डेल्टा थीटा विल बी योर 15, तो अंतर रहेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। पहले वाले में सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, दूसरे वाले में जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। तो यहां पे कम हीट दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि जो हीट की डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। समझते हो ये बात तो, है ना। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो Q बनता है हमारे पास m इंटू डेल्टा थीटा। देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमारे सामने आने वाला है यहां से, ठीक है। तो ये बात तो आप समझते ही हो, ये सारे फैक्टर्स। उसके बाद में डिपेंडेंसी देखने लगा कि भाई इस Q की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पे आ रही है। पहला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। बड़ा सिंपल सा फैक्टर मैं बोलता हूं कि भैया एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, दोनों का सेम टेम्परेचर चेंज करना है, दोनों को आपको 100 डिग्री पे लेके आना है। किसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, गिलास वाले में या बाल्टी वाले में? बाल्टी वाले में, क्योंकि पानी ज्यादा है वहां पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास ज्यादा है वहां पे, तो ज्यादा हीट की जरूरत वहां पड़ेगी। फिर दूसरी बात मैंने बोली, चलो मास सेम रखते हैं, दोनों का मास सेम रखते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री पे लाना है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 25 डिग्री पे लाना है। कहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाले केस में। तो हीट की डिपेंडेंसी एक तो मास पे आ रही है, हीट की डिपेंडेंसी एक टेम्परेचर पे आ रही है। तो कंबाइन करके ऐसे लिखा, देखो भाई जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, यहां पे कांस्टेंट आता है एस। इस एस को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m is the mass of the substance, m is the mass, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। और Q हो जाएगी हमारी हीट। तो भाई ये हमारे एक फॉर्मूला बन चुका है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे बहुत काम आएगा आगे चल के। Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा, या फिर आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट को कभी कभार लोग C से भी डिनोट करते हैं, C से लिखो या S से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लोग छोटे c से या फिर स्मॉल s दोनों से डिनोट कर सकते हो, आपकी इच्छा श्रद्धा। किसी किताब में C दिख जाए तो घबराना मत, किसी किताब में अगर S दिख जाए तो भी मत घबराना, ठीक है। यहां तक की बातें समझते हो? ये कुछ छापने वाली बातें लग रही है तो छाप सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। ये सब कुछ लग रहा है छापने लायक है तो छाप लो जल्दी से। हाँ जी, हो गया नोट, बढ़े। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे और अब थोड़ा सा बेसिक से डेफिनेशंस जो यहां पे लिखी हुई है उन पे गौर फरमाते हैं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का मुझे मिला, पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो तुम यहां देख रहे हो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो S इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा थीटा। तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आता कि ये एम एस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला आया कहां से है। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा फॉर्मूला आया कहां से? तो वो आया यहां से भैया। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला ये रहा। कहां से आया? ये डिपेंडेंसी आपके सामने रखी हुई है, मैंने एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व की हुई चीजें, इसीलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, यहां से S को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा थीटा। S को क्या लिखा साहब? Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा थीटा। S बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, S हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, एज पर द डेफिनेशन क्या बोलोगे इसको? एज पर द डेफिनेशन इसको क्या कहोगे? इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम कहेंगे दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass, जो कि जनरली मैं 1 ग्राम ले लेता हूं, जनरली हम यही लेते हैं, ग्राम में चलने देना यहां पे कहानी है ना। यूनिट मास जो कि हमने 1 ग्राम ले लिया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यूनिट चेंज होता है भाई।
ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी यूनिट मास का जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। करके देखो, एज पर द डेफिनेशन, अगर इस फॉर्मूले में मैं m की जगह 1 ग्राम लिखता हूं जो कि यूनिट मास हो जाता है, m की जगह 1 ग्राम लिखता हूं जो कि यूनिट मास हो जाता है, डेल्टा थीटा की जगह अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता हूं तो ये हो जाता है यूनिट चेंज, इट इज कॉल्ड एज यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो अगर ऐसा करूंगा तो ये फॉर्मूला जो मेरा बनेगा दैट विल बी S इज इक्वल्स टू Q, और Q क्या है, हीट, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का हीट ही है। Q क्या है, हीट है, तो S भी क्या है, एक प्रकार की हीट ही तो है सर, ये भी स्पेसिफिक हीट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट जो कि जरूरी है यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट चेंज करने में, वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि जरूरी है यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट राइज करने में, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये डेफिनेशन होगी, ये भी छाप रहे हैं, छाप लो, बाकी वहां पे सारी बातें लिखी हुई है। हो गया भाई, समझ रहे हो बात को? इधर आइए, देखो वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट्स की मैं बात कर लूं तो यूनिट जो होती है वो कितनी हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। देखो S इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जूल, मास को लिखते हैं किलोग्राम में, और ये डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस जो है या तो केल्विन में लिखोगे या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे, दोनों चलेगा बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस है। बोथ आर वैलिड as it is a temperature difference, it is a temperature difference। भाई टेम्परेचर डिफरेंस में डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या केल्विन लिखो, एक ही वैल्यू देता है वो। सिर्फ जब तक डिफरेंस आ रहा है, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, तब तक केल्विन लिखो या डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, जैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो अकेला थीटा आ जाए, अभी तो डेल्टा थीटा आ रहा है, मान लो अकेला थीटा आ जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन बोथ आर डिफरेंट। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या सभी को समझ आ रहा है? अगर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर थीटा आता है, अकेला टेम्परेचर आता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा आ जाता है तो केल्विन बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, एक ही बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेरी बात समझ गए? पक्का ना? तो बस यही है कहानी, यही है कहानी, बस इतनी सी बात है। हाँ, अब कुछ लोगों को लगता होगा सर ये कैसे हो गया है, हमें तो समझ नहीं आया। तो ये भी मैं बता सकता हूं तुम्हें, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम्हें रिलेशन तो पता ही होता है कि किसी भी टेम्परेचर को जब आप लिखते हो तो टेम्परेचर लिखते हो माइनस इसका यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट आता है, डिवाइडेड बाय यहां पे आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और फिर यहां पे आता है माइनस का फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर को लिखना है तो ऐसे लिखते हो आप इसको, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर को लिखा, जैसे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा, तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0। भाई केल्विन में लिखना है, केल्विन में लिखोगे के, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन का, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे 373 माइनस का 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू के माइनस का 273 अपॉन 100। खत्म खत्म। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में एक रिलेशन था जो आपको पता है, सॉरी माइनस आएगा ना, रिलेशन पता ही आपको। अगर मैं यहां पे चेंज की बात करूं, फॉर स्मॉल चेंज, हाँ भाई छोटे से चेंज के लिए ये डीसी हो जाएगा, इट शुड बी और डीके, और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही कर दिया, तो
तो यहां पे डीसी और डी के बराबर है, यानी कि अगर डेल्टा सी की बात करें तो डेल्टा के बराबर है। यही तो मैं बोल रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस में डिग्री सेंटीग्रेड्स में हो या फिर केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंस में डिग्री सेंटीग्रेड्स लिखो, केल्विन लिखो, सब एक ही बात है। नहीं पता तो पता कर लेना। हां, लेकिन अगर इट कम्स टू द एब्सोल्यूट अकेला टेम्परेचर आएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड्स अलग होता है, केल्विन अलग होता है। फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कहानी ये चलती है और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये वैलिड है। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये वैलिड है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए रिलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझते हो बात को? तो यार यहां से यूनिट क्या बनी, जूल पर केजी केल्विन या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। देखो लो, जूल पर केजी केल्विन लिखो या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस है क्योंकि, ठीक है। अब चाहे तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो भैया कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड्स भी लिख सकते हो इसको, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड्स भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उसको फिर कन्वर्जन पता होना चाहिए कैलोरी और जूल में। ठीक है, ये जैसे कि आपने इसको लिखा ना जूल पर केजी केल्विन या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे ही अगर आप इसको सीजीएस में लिख रहे हो तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए जूल और कैलोरी में। जूल और कैलोरी में कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, बाकी तो भैया डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन कुछ भी लिखो, टेम्परेचर डिफरेंस है, चलेगा। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई स्पेसिफिक हीट समझ आ रहा है सभी को? बहुत टफ है क्या? हलवा सा तो पार्ट है सर। हाँ चलिए, अच्छा मैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज बता देता हूं आपको। वाटर के लिए अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं तो ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वही चीज मैं आइस के लिए बात करूं या वही चीज मैं स्टीम के लिए भी बात कर लूं तो हो जाता है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पता होनी चाहिए वैल्यू बस अपने को, ठीक है। बाकी ये किलो कैलोरी इसमें जूल पर, इसमें कन्वर्ट करें जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में तो कैसे बनेगा? 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 ग्राम में 10 की पावर -3 केजी डिग्री सेंटीग्रेड। भाई डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप चाहो तो केल्विन भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इट विल बी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या फिर और 4200 जूल पर केजी केल्विन, चलेगा। तो ये वाटर के लिए है, और अगर आइस और स्टीम के लिए बात करोगे तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी केल्विन या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, चलेगा। वैल्यूज पता होनी चाहिए अपने को सिर्फ, ठीक है। इनकी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी वैल्यूज हो सकता है कभी क्वेश्चन में ना दे, तो आपको याद होनी चाहिए। बाकियों की वैल्यूज तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है वाटर, स्टीम और आइस, इनके लिए वो थोड़ा सा नखरे कर सकता है, तो अपने को वैल्यूज पता हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट से यहां पे। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। सर स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है? क्या अंतर है सर स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी में? वो भी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ये हीट कैपेसिटी है। क्या अंतर है? सिर्फ एक स्पेसिफिक हटने से क्या हो जाता है? तो भाई देखिए, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास। पॉइंट टू बी नोटेड, भैया गिवन मास बोला है, पहले आपका यहां पे होता था यूनिट मास।
स्पेसिफिक हीट के केस में वो यूनिट मास था, लेकिन इस बार मास गिवन होता है ना, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी गिवन मास ऑफ अ बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो वो कहलाता है आपका हीट कैपेसिटी। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में जब आपने लिखा था Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा थीटा, m को 1 नहीं करने इस बार, m नॉट इक्वल्स टू 1, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय m इंटू यहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उस केस में m को यहां भेज दीजिए तो m इंटू एस बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। m इंटू एस क्या बन जाएगा? Q डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय यूनिट, ये क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? ये हीट कैपेसिटी कहलाएगा सर। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कहलाता है हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास। इट इज नॉट अ यूनिट मास नाउ, यूनिट मास नहीं है, 1 ग्राम नहीं है यहां, ऑफ अ गिवन मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर को यूनिट राइज करना है, यूनिट राइज में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, 1 केल्विन बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री चलता है। डिग्री में थोड़ा सा हम कंफर्टेबल होते हैं इसलिए डिग्री में चलने दो। तो किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको कुछ हीट दोगे। किसी भी गिवन मास को, ये पूरी बॉडी के लिए डिफाइन हो रहा है, स्पेसिफिक हीट तो सिर्फ यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। अंतर समझना, हीट कैपेसिटी डिफाइन होता है फॉर एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका मास m होगा उसके लिए हीट कैपेसिटी डिफाइन होता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर रहा है यूनिट मास के लिए। सिर्फ स्पेसिफिक हीट सिर्फ तभी डिफाइन करोगे जब आपके पास यूनिट मास है, यानी 1 ग्राम 1 किलोग्राम, तभी डिफाइन होगा स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 5 ग्राम बॉडी का बताना है, बता देंगे, 5 ग्राम का बता देंगे। अच्छा 100 ग्राम बॉडी का बताना है, बता देंगे, 100 ग्राम का भी बता देंगे। 5 किलो का बताना है, 5 किलो का भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा m इंटू एस, बोले तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट। भैया फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। एक और फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का Q डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। दोनों अपनी अपनी जगहों पे काम आएंगे, तो भाई देखते रहना। यूनिट की बात करें, ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या केल्विन बोलो, तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर केल्विन या फिर जूल से कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन, डिपेंडिंग ऑन की कहानी सीजीएस में चल रही है कि एसआई में चल रही है। दिस डिपेंड्स ऑन की जो पिक्चर चल रही है वो जूल्स में चल रही है या फिर कैलोरी में चल रही है, तो उसके ऊपर ये सारी बातें निर्भर करती है भाई। ठीक है, तो पूरी पिक्चर अपनी जूल में चल रही है या फिर किस में चल रही है, ये उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये बात सभी को? अच्छा, अगर मान लीजिए सर मुझे टेम्परेचर चेंज करना है बाय डेल्टा डी थीटा, डी थीटा इज एक्चुअली द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो उस केस में जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी सी, वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस पार्ट, इसलिए यहां पे कुछ अलग से इसको नोटेशन दे देता हूं, सी डैश बोल देता हूं इसको मैं सी डैश कह देता हूं। सी से स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, इसीलिए मैं इसको सी डैश कह देता हूं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के किताबों में कंफ्यूजन मिल सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग को। अगर आपको किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डी थीटा, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है, डी थीटा करना है, तो आप जो उसको हीट दोगे दैट विल बी सी डैश इंटू डी थीटा। सी डैश बोले तो हीट कैपेसिटी। बॉडीज की हीट कैपेसिटी डिफाइंड होती है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर वाटर के लिए वाटर का मास दे दो बस मुझे, वाटर का अगर हीट कैपेसिटी निकालना है तो वाटर का बस आप मुझे मास दे दीजिए, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट मैं जानता हूं कितना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? 1 ग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट पता है, 1 ग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो जानता हूं मैं, लेकिन सर अगर 100 ग्राम पानी का पूछोगे तो मुझे नहीं पता। फिर तो 100 ग्राम से स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स मी द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर।
ठीक है। गिवन मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मास डिफाइन करके रखे इस बार हम लोग पहले से। गिवन मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मास हम पहले से ही डिसाइड करके रखे इस बार, तो इसी हिसाब से पिक्चर चलेगी यहां पे फिर, ठीक है। यूनिट मास बोले तो 1 ग्राम पानी का आपको स्पेसिफिक हीट पता है, हम जानते हैं सर वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यानी कि 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है तो कितनी हीट देनी है ये मुझे पता है। तो साहब 100 ग्राम पानी को का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी, ठीक है। समझते हो क्या डिफरेंस है हीट कैपेसिटी में, क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। पहले तो ये सारी बातें छाप लो, हीट कैपेसिटी यूनिट वगैरह पता होनी चाहिए, है ना। सीजीएस में और एसआई में अंतर चलते हुए देखते हुए चलना, ठीक है। 1 कैलोरी वैसे 4.186 होता है, लेकिन 4.2 भी ले लोगे तो चलेगा, ठीक है। हो गया, चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करेंगे यहां पे वाटर इक्विवेलेंट की। ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। वाटर इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर, भैया मास ऑफ वाटर है ये, जो कि हमें चाहिए सो दैट कि वो किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट हो जाए। लेकिन किस वे में इक्विवेलेंट हो वो मैं बताता हूं। यहां पे आपने एक सब्सटेंस लिया जिसका कोई मास है लेट्स से mb, यहां पे कोई सब्सटेंस है जिसका कुछ मास है लेट्स से mb, सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट है cb, यहां पे हमने वाटर लिया जिसका कुछ मास है mw और इसका स्पेसिफिक हीट है cw। मैंने दोनों बॉडीज को हीट से अप्लाई की, सेम अमाउंट ऑफ हीट मैंने दोनों बॉडीज को सप्लाई कर दी है। मैंने क्या किया, दोनों बॉडीज को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। अब जैसे मैंने दोनों बॉडीज को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम आ गया, यानी कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर राइज सेम आ रहा है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड so that if the same amount of heat is supplied to both the substances या both the objects, then their temperature rise will be same। मतलब उतना पानी मुझे चाहिए कि अगर दोनों को मैं हीट दूं तो दोनों का टेम्परेचर राइज सेम हो जाए, यानी कि अगर मैंने पानी ज्यादा ले लिया तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा, अगर मैंने पानी कम ले लिया तो भी टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा। तो मुझे सिर्फ उतना ही पानी चाहिए, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर मुझे चाहिए जिससे कि दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाए, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं इनको सप्लाई कर रहा हूं तो। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो तो दोनों के टेम्परेचर बराबर राइज होने चाहिए, और ये सिर्फ तभी होता है व्हेन दे हैव द सेम स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम हीट कैपेसिटी, सेम हीट कैपेसिटी। जब दोनों की हीट कैपेसिटी सेम होगी तभी यह काम हो सकता है। अगर एक की हीट कैपेसिटी ज्यादा है और दूसरे की हीट कैपेसिटी कम है तो दोनों में सेम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों के सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए, जो कि मैंने यहां पे की है। सॉल्व करने के बाद दिस इज द मास ऑफ वाटर, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि मुझे चाहिए, और इसी अमाउंट ऑफ वाटर को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। समझ लो बात को, पहले डेफिनेशन वगैरह लिख लो, उसके बाद मैं फिर से समझा दूंगा इसको। हो गया भाई, समझ लो ना। व्हेन द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। क्या मैंने यहां पे दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, क्या उसको मैंने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर? क्या हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर? नहीं नहीं सर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर भी तो लिया। अरे भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर अगर मैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में भी बात करूं तो 1 होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना भाई? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लो भाई, खत्म कहानी, वो तो 1 हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 1 हो गया। अब बोलो, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, जिसको कि एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर,
इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। बोले तो आपको उतना ही वाटर चाहिए जिससे कि दोनों को जब सेम हीट दी जाए तो इनका टेम्परेचर सेम राइज करे, उतना ही मास ऑफ वाटर चाहिए, उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो बात को? तो हो सकता है आगे चल के सवालों में आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए, बिल्कुल होगा ऐसा कि क्वेश्चन में आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए और वाटर इक्विवेलेंट के बेसिस पे फिर आप बॉडी का या तो हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट उसका फाइंड आउट करें। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन क्या आएगा अपने पास। राइट, समझते हो? चलिए भाई, तो ये सारी बातें समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, बिल्कुल, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत छोटा सा है, बहुत लिमिटेड टर्म्स है, इसकी टर्मिनोलॉजीज है जो अपने को समझनी है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। अब बात करते हैं भाई लेटेंट हीट और हिडन हीट की। चलिए भाई, यहां से कहानी बदल रही है। अभी तक हमारा वो वाला फैक्टर काम आ रहा था जिसमें कि हम क्या करते थे सर, किसी भी बॉडी को अगर आपने हीट सप्लाई करी, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपने किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई कर दी तो इस केस में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता था, इस केस में बॉडी का टेम्परेचर राइज होता था। अभी तक ये काम था। इस केस में फेज यानी कि जो उसका स्टेट है वो सेम रहता है। इस केस में जो उसका फेज है यानी कि जो स्टेट है वो सेम रहता है। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली आपने? तो एक तो हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा और एक s बोले तो q डिवाइडेड बाय m डेल्टा थीटा। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा एक तो हम लोगों ने साथ, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा। फिर m इंटू एस को क्या लिखते हो भैया? q डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, ये भी पढ़ा मैंने। तो यहां पे सब जगह आप देखोगे डेल्टा थीटा आ रहा है और जब जब फॉर्मूलाज में डेल्टा थीटा आएगा समझ जाना कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, फेज में चेंज नहीं हो रहा, फेज सेम रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां पे इसको जस्ट हीट कैपेसिटी। अब कहानी बदलेगी। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दो तो उसके टेम्परेचर में नहीं बल्कि उसके फेज में चेंज आ जाएगा। अब कहानी बदलेगी और देखो, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो आप हीट देते थे या तो वो हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट होती थी, इनकी वजह से सिर्फ टेम्परेचर में वेरिएशन आता था। ऐसी हीट, स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी जब बोलते हो, ये वो हीट थी जो आप किसी बॉडी को सप्लाई कर रहे थे जिससे कि उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा था। ये वो हीट है जिनसे सिर्फ टेम्परेचर में वेरिएशन था, फेज अपना सेम रहता था। लेकिन अब कहानी बदलेगी। अब हम बोलेंगे कि साहब अगर मैंने मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दे दी तो वो ऑब्जेक्ट अब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा बल्कि अपना स्टेट चेंज कर लेगा। यानी कि मान लीजिए कोई सॉलिड है m मास का और अगर आपने इस सॉलिड को हीट सप्लाई कर दी, अगर आपने सॉलिड को हीट सप्लाई कर दी तो भैया ये सॉलिड जो है बिखरने का मुझको, हाँ भाई बिखर जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये सॉलिड का फेज चेंज हो गया है, सॉलिड से वो कन्वर्ट हो चुका है अब लिक्विड में। तो यहां पे जो हीट हमें मदद करेगी उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। यहां पे जो हीट हमारी मदद करेगी ये सब काम करने में उसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब क्या है लेटेंट हीट? चलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है ये लेटेंट हीट? आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, ये फेज जब आपका चेंज हो रहा है उस दौरान टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि अगर इसका टेम्परेचर थीटा है तो इसका टेम्परेचर भी थीटा रहेगा। यानी कि ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन सेम। अब ये क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, पर एक बार पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले लेटेंट हीट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बताता हूं कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा। आइए जरा, लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं क्योंकि भैया ये अंदर छुपी हुई है। जैसे हमने बॉडी को हीट सप्लाई की, उसका फेज चेंज हो गया, हम सोचते हैं यार ये क्या हो गया है, हमने हीट दिया साला इसका फेज चेंज हो गया, ना तो टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा फेज चेंज हो गया। हिडन हीट है इसकी। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास।
heat required to change the state of a unit mass, it depends on the nature of the substance and is called as the latent heat of substance. भैया किसी भी यूनिट मास के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। किसी भी यूनिट मास के स्टेट को चेंज करना है, अब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं चाहिए, अब सिर्फ मैं उसका स्टेट चेंज करना चाहता हूं। तो क्या क्यू की डिपेंडेंसी एम पे होगी? बिल्कुल होगी सर। क्या क्यू की डिपेंडेंसी डेल्टा थीटा पे आएगी? नहीं सर, क्यू की डिपेंडेंसी डेल्टा थीटा पे अभी नहीं आएगी, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर रिमेन्स सेम, थीटा सेम रहेगा, जिसकी वजह से डेल्टा थीटा 0 हो जाएगा। थीटा यहां पे सेम है तो ये डिपेंडेंसी नहीं आएगी। तब क्यू की डिपेंडेंसी एम पे आती है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो एक और कांस्टेंट आता है जिसको कि एल कहते हैं, एंड एल इज द लेटेंट हीट। एल ही अपना लेटेंट हीट कहलाता है। एल क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये एल जो लेटेंट हीट है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस कि भैया कौन सा सब्सटेंस है, उसके हिसाब से हम अपनी वैल्यू देंगे, है ना। आइस के लिए अलग, वेपर के लिए अलग, ऐसे इनकी वैल्यूज आती है, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास एज पर द फॉर्मूला, इफ m इज इक्वल्स टू 1 ग्राम यूनिट मास, इफ m इज इक्वल्स टू 1 मास, यानी कि यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो यूनिट मास के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत है वही अपनी लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट इज व्हाट? Amount of heat required to change the state of unit mass. Amount of heat required to change the state of a unit mass is called as the latent heat. It depends on the nature of the substance. अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब सर स्टेट चेंज होने की प्रक्रिया में दो जगह देखता हूं। पहली चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, और दूसरी चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है। तो जब भी स्टेट चेंज की बात हो रही है तो मैं दो जगह स्टेट चेंज देख रहा हूं, एक तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन और एक लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन। तो उन्हीं के बारे में यहां पे और बोला गया है, आओ जरा देखते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भैया ऑब्वियसली बात है, मेल्टिंग पॉइंट पे ही कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड to its liquid state at its melting point is called as the latent heat of fusion. इसको latent heat of fusion कहते हैं भाई। इसको क्या कहोगे? latent heat of fusion कहोगे। जैसे कि यहां पे जो latent heat है वो कौन सी कहलाएगी? of fusion। क्या कहलाएगा? latent heat of fusion कहलाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF लिख लेना है इसको। तो LF विल बी Q डिवाइडेड बाय M। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला बन गया Q डिवाइडेड बाय M। इफ M इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं अब यहां पे। इफ M इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, यानी कि मैं यूनिट मास की बात कर रहा हूं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q के बराबर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Change the unit mass of solid to its liquid state at the melting point is called as the latent heat of fusion. Similarly, heat required to change the unit mass of the liquid to its vapor state at the boiling point is called as the latent heat of vaporization. ऐसी ही कहानी latent heat of vaporization के लिए भी बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में latent heat of vaporization के लिए Q is equals to M into LV। latent heat of vaporization को LV से लिख लेंगे तो LV जो बन जाता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय M। LV बन जाता है Q डिवाइडेड बाय M। सो इफ M इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, यानी कि यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं,
बातें हो रही है यूनिट मास की। सो इफ m इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी Q के बराबर होगा, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द लिक्विड टू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ये वाली बात। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड एक और आता है हमारे पास टर्म दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है गलत लिख दियो मैंने, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सामने की सारी बातें लिखी हुई है। और तो और एक और कन्वर्जन भी कर देता हूं इसका मैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्मेट में स्टेट, टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया आपके पास में, सारी बातें यहां पे आ चुकी है लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहते हैं, ये सिर्फ तभी काम आती है जब आपके सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड में जा रहे तो ही लेटेंट हीट काम करेगा, लिक्विड से गैसेस में जा रहे हो तो ही लेटेंट हीट काम करेगा। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस कहीं पे भी स्पेसिफिक हीट का जिक्र मत करना, हीट कैपेसिटी का जिक्र मत करना। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो हीट आएगी वो आएगी m इंटू एल एफ, और लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो हीट आएगी वो आएगी m इंटू एल वी, बस। और जो अभी आपने फॉर्मूले पढ़े ms डेल्टा थीटा वगैरह कुछ मत लगाना भाई उसके इसमें, बिकॉज ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब सवाल ये उठता है कि भाई फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर सेम क्यों रहता है भाई? तो देखो यार क्या होता है, मैं जरा पीछे चलता हूं, मैं जरा पीछे आता हूं, हाँ यहां पे नहीं, यहां पे आ जाता है, इससे पीछे ये, चलो यहां पे एक डायग्राम मुझे लग रहा था जो काम का हो सकता है। हाँ जी, यहां पे देखो, देखिए क्या होता है कि अभी तो आपने जब हीट दी तो वो हीट क्या करी, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अभी आपने जो हीट सप्लाई करी है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा एक चीज और आती है, क्या ये हीट कंजर्व्ड होती है? क्या ये हीट कंजर्व्ड है? तो बोलना नहीं साहब, हीट कंजर्व नहीं होती, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। समझ रहे हो बात को? सवाल पूछ लेते हैं कभी कभार जिसमें वो आपसे ये कहता है कि भैया हीट जो है क्या वो कंजर्व्ड है? तो आप बोलोगे उसमें कि नहीं सर हीट कंजर्व नहीं है। क्यों? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, तो हीट कंजर्व नहीं होती, पहली बात तो ठीक है। अब आपने हीट दी, यहां पे आपने हीट दी, उस हीट से टेम्परेचर में चेंज हुआ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। फिर आप यहां पे आए, आपने हीट दी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर उतना का उतना ही है, लेकिन फेज चेंज हो गया, यानी कि यहां पे जो हीट सप्लाई की गई उसने टेम्परेचर को चेंज करने में कुछ नहीं किया। तो क्या किया फिर हीट ने? है क्या किया हीट ने? फिर अगर उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो क्या किया फिर उस हीट ने? तो सर यहां पे जो हीट हम सप्लाई करते हैं, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बॉन्ड फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, बॉन्डिंग होगी बढ़िया वाली। अरे सॉलिड में तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं पूरे, है ना, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। अब ये टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स से क्या होगा, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह लग रहा होगा, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा मुझे? हीट। ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा? वो बोलता है हीट, मैं दूं ना गाने। तो जो हीट आपने सप्लाई करी वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई इन बॉन्ड को तोड़ने में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा है उसको तोड़ने में, जिसकी वजह से वो बॉन्ड तो टूट जाता है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी एनर्जी तो खत्म हो गई। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ भाई, आपने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया, लेकिन एनर्जी खत्म हो चुकी है इस टाइम पे। पहले क्या होता था, हमें बॉन्ड नहीं तोड़ने थे,
पहले क्या था, सिर्फ भाई टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, आहा बढ़िया मजे। अब इन्होंने बोला कि नहीं देखो, टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ मत करना, टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने बोला ठीक है यार। तो अब क्या होता है, हीट का सप्लाई हुआ, हीट का सप्लाई हुआ, ये हीट से पहले तो बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटने से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। अब जैसे बॉन्ड टूटे हमने देखा भाई और हीट है क्या, बोलता नहीं ये खत्म होगी, ओहो तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर में चेंज नहीं किया। यहां पे टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं होता, बिकॉज ये जो हीट हमें मिल रही है या ये जो हीट सब्सटेंस को मिलती है, इससे वो क्या करता है, ये बॉन्ड फोर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनको ब्रेक करता है। बेसिकली क्या करेगा वो, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना जो लगते हैं, उनको ब्रेक करता है बेसिकली। तभी तो यहां पे स्टेट चेंज हो जाता है, तभी तो यहां पे स्टेट चेंज हो पाता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछ ले कभी तो घबरा मत जाना। बाकी ये सारी बातें तुम छापना चाहते हो छाप सकते हो, जल्दी से ये सब कुछ नोट कर लो। नोट किया, यहां पे आओ, ये सारी बातें भी लिखनी है आप लोगों को, जल्दी से लिखो यार, फटाफट से नोट करो। ये भी हो गया। फिर इधर आइए, ये सारी बातें कि हाँ भाई स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर क्यों फिक्स रहता है, क्योंकि जो हीट का सप्लाई हो रहा है वो सर टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहा, वो सिर्फ बॉन्ड तोड़ने में लगा पड़ा है। ठीक है, चलिए भाई, तो यह हमारे पास लेटेंट हीट कंप्लीट हुआ, जहां पे सिर्फ स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। क्या यह बात सभी को समझ आती है, क्या यह बात सभी को क्लियर होती है? तो अगर ये सारी बातें क्लियर है तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट के बाद अब हमारा पार्ट आता है फर्दर लेटेंट हीट पे। फॉर्मूले देख लीजिए, if m is the mass of the substance and L is the latent heat and the amount of heat required to change the state is given by ml। पता है ना, ये तो यूनिट क्या हो जाएगी लेटेंट हीट का, इट विल बी Q by m, बोले तो जूल पर केजी, बहुत बढ़िया सर, या फिर कैलोरी पर ग्राम, क्या बात है, या तो बोलो जूल पर केजी या फिर बोलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटेंट हीट इज एप्लीकेबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट, जैसा मैंने पहले कहा, जब जब टेम्परेचर का चेंज होगा तब तब आप स्पेसिफिक हीट लगाइए, हीट कैपेसिटी लगाइए, लेकिन जिस समय स्टेट चेंज हो रहा होगा वहां पे आप ना तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, ना ही आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे सिर्फ लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा। यानी जब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़े या घटे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस टाइम पे फॉर्मूला आप ms डेल्टा थीटा लगा सकते हो। जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो ms डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला जो पुराना पड़ा था वो लगा लीजिए, लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज की बात होती है अब आपका फॉर्मूला लगेगा m इंटू लेटेंट हीट वाला, m इंटू लेटेंट हीट वाला। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, वो मैं वजह बता चुका हूं कि क्यों होता है, वो सारी बातें आपको पता है। चलिए भाई ये सारी बातें भी लिख लो जल्दी से, समझ रहे हो ना, ये सब तो बता ही दिया था वैसे भी मैंने। एनीवे चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ ये वो सारी बातें हैं। यहां पे देखो ये आइस है, कुछ समय के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में, ऑफ कोर्स कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है आइस के लिए, उसकी वैल्यू होती है कुछ। फिर यहां देखो सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में, तो यहां पे होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ सॉरी वेपराइजेशन। तो आइस के लिए जब आप बात करोगे तो बेसिकली आइस से जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बातें होंगी, और जब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन होगा तो बातें होंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। इसकी वैल्यू यहां पे जो आती है दैट विल बी योर 80 कैलोरी, देखो क्या होगा कैलोरी पर ग्राम, और इट विल बी योर 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो आइस से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो इट विल बी योर 80 कैलोरी पर ग्राम, और जब यहां पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें पता होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है कैलोरीमेट्री का। तो भैया कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे। अब क्या करने वाले हम लोग इसमें, बेसिकली हमें मिक्सचर के सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्यूशन के जो मिक्सचर होते हैं उनके टेम्परेचर को हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर मैं किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ पुट ऑन कर देता हूं, किसी कंटेनर में डाल देता हूं, तो हीट का फ्लो कैसा हो रहा है। ये बात मैं जानता हूं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है ये भी पता करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो बेटा, ऐसा कभी नहीं होता कि एक गर्म बॉडी को एक ठंडी बॉडी के साथ रखा तो पता चले गर्म बॉडी बिल्कुल ठंडी होगी, ठंडी बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप किसी गर्म बॉडी को ठंडी बॉडी के साथ रखते हो तो इसका टेम्परेचर घटता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है और बीच में आके ये दोनों रुक जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कैलोरीमीटर भी इसी चीज पे काम कर रहा है और इसने भी यही बोला कि भैया देखो, आप यहां पे कंटेनर बना लो, इसके अंदर क्या कर देंगे, एक थर्मामीटर लगा देंगे, एक स्टिरर लगा देंगे। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए होता है, स्टिरर बोले तो जैसे तुम चाय बनाते हो चम्मच से उसको मिक्स करते हो ना, तो वैसे एक स्टिरर, ताकि मिक्सिंग प्रॉपर्ली हो जाए उसमें, ठीक है। अब क्या किया आपने, दो सब्सटेंस पुट किए इसमें, हो सकता है सब्सटेंस लिक्विड फॉर्मेट में हो, गैसेस फॉर्मेट में हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पे इसको वुडन बॉक्स के अंदर रखते हो, आप इसको वुडन बॉक्स के अंदर रखते हो, साथ ही साथ आप यहां पे कॉटन इंसर्ट कर देते हो। ऐसा कॉटन से क्या होता है, ये थर्मली इंसुलेटेड हो जाता है, ये थर्मली क्या हो जाता है, इंसुलेटेड होता है। अब ये सारे हमने मेहनत क्यों करी, कॉटन डालने से ये थर्मली इंसुलेटेड हो जाता है। अब ये सारी मेहनत हमने क्यों करी है, तो मेहनत इसलिए करी कि यहां पे जो हॉट बॉडी है या जो कोल्ड बॉडी है, इनमें आपस में ही हीट का एक्सचेंज होता रहे। जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो इन दोनों में ही चलता रहे और सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस ना हो। तो सराउंडिंग में जो हीट लॉस हो रहा था ना, हम नहीं चाहते कि कोई हीट लॉस सराउंडिंग में हो जाए। इससे क्या होगा, हमें प्रॉपर्ली चीजें पता चलेगी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है हॉट बॉडी ने रिलीज करा है, कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है कोल्ड बॉडी ने एब्जॉर्ब करा है। अगर हीट लॉस हो जाएगी तो ये हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि फिर हमें इसके बारे में भी पता करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है, जो कि अगेन एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है अपने लिए। तो हम इसको प्रॉपर्ली इंसुलेट करते हैं, थर्मली इंसुलेट किया है जस्ट फॉर द रीजन कि कोई भी हीट बाहर ना हो निकले, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर दो सब्सटेंस जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे है, अगर मैं इनको मिक्स करता हूं कैलोरीमीटर में, तो हीट गिवन बाय द सब्सटेंस एट द हायर टेम्परेचर, हीट given by the substance at the higher temperature must be equal to the heat absorbed by the substance at the lower temperature। ये होगा ही होगा, ये होता ही है अगर कोई हीट लॉस ना हो तो। क्या मतलब, हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, ये होगा। जितनी हीट जो है हॉट बॉडी देगा उतनी हीट जो है कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हीट लॉस नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहता है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। अब देखो यहां पे स्टेट चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी से स्टेट चेंज हो जाए, तो अभी मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बातें कर लेता हूं। तो भाई टेम्परेचर में मान लीजिए वेरिएशन आया, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और बीच में आके कहीं पे रुक जाएंगे, तो बीच में जहां पे रुकेंगे दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो ये थीटा मिक्स जो है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्या हुआ भाई, आपने ठंडा पानी मिला दिया, गर्म पानी मिला दिया, तो अब क्या होगा, कुछ समय के बाद आपने इसको छोड़ दिया तो आपको ऐसा पानी मिलेगा जो कि ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसा ही होता है भाई, अगर आपने मान लीजिए इसमें ठंडा पानी मिला दिया और गर्म पानी मिला दिया, तो कुछ समय के बाद आपको जो मिलेगा वो एक ऐसा पानी मिलेगा जिसका टेम्परेचर बीच में कुछ होगा, ना तो वो 0 होगा ना ही वो 100 होगा, इन बिटवीन कुछ होगा। फॉर एन एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये क्या हुआ, इसको एक मिनट रुक जाओ। मान लो भाई साहब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बोला जाए कि भैया 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इज मिक्स्ड विद, भाई कितना ठंडा पानी लू, 100 ग्राम ले लेता हूं, चलो फिर से 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में मिक्सचर का जो होगा वो होगा 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू 100 माइनस का मिक्सचर का टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 इंटू, भाई कितना है मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस का 0, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है 100 से डिक्रीज होके
थीटा तक जा रहा है और एक 0 से इंक्रीज होकर थीटा तक जा रहा है। ये दिस इज फॉर द, ये क्या है, हीट रिलीज बाय द हॉट वाटर, हीट रिलीज्ड बाय हॉट वाटर, and this is the heat gained by या heat absorbed by cold water। तो बस ऐसे ही काम करना है अपने को। 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो 100 माइनस का थीटा मिक्स इज इक्वल्स टू थीटा मिक्स माइनस का 0 यानी कि थीटा मिक्स। तो 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द थीटा मिक्स। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जो है एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने एक गर्म बॉडी को एक ठंडी बॉडी के साथ रखा है तो ऐसा नहीं होगा कि गर्म वाली बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ठंडी वाली बिल्कुल गर्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा, अगर गर्म बॉडी को ठंडी बॉडी के साथ आपने रखा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा और दोनों एक जगह पे आके रुक जाएंगे, जैसे कि यहां पे हुआ। हॉट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसको मिक्स किया विद कोल्ड वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेता हूं तो मिक्सचर बनता है इन दोनों के एवरेज का, यानी कि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर लेता तो उसके हिसाब से वेरिएशन आते हैं, वो आप कर सकते हो। प्रिंसिपल तो यही कहता है भाई, ये कॉन्सेप्ट कैलोरीमेट्री का, इतनी सी बात तो आपसे पूछेगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है। वो सवाल में ये भी पूछता है कि इसको इंसुलेट क्यों करते हो, तो बोलना इसको इंसुलेट हम इसलिए कर रहे हैं। सवाल में ये बात आएगी कि भैया इंसुलेट क्यों कर रहे हो, तो उसको बोलना कि इंसुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हीट हॉट बॉडी रिलीज कर रहा है वो सारी की सारी कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हीट हॉट बॉडी रिलीज कर रहा है वो सारी की सारी कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और हीट का कोई लॉस ना हो सके। ठीक है, तो ये भाई ये कैलोरीमीटर की बातें हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी पे सवाल आते हैं, इसी पे ही सब कुछ करना है। कभी सवाल आ जाएगा कि बर्फ को हमने स्टीम के साथ मिक्स कर दिया, बर्फ को स्टीम के साथ मिक्स कर दिया, बर्फ का अमाउंट दे देगा, स्टीम का भी अमाउंट दे देगा कि इतनी मास ऑफ स्टीम हमने इतने मास ऑफ आइस के साथ ऐड की है। तो फिर आप उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करोगे, तो वहां पे तो फेस चेंज भी होता है। जस्ट एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे। मान लीजिए इन्होंने बोला 100 ग्राम स्टीम at 100 degree centigrade mixed with 100 gram ice at 0 degree centigrade। तो भाई क्या होगा, एक है हॉट बॉडी, एक है कोल्ड बॉडी। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगी, और ये सिर्फ तभी होता है जब कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। रिलीज कौन करेगा, स्टीम करेगा। स्टीम जब, ध्यान से सुना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगी किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, समझ लो। फिर ये कन्वर्ट होगा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले यहां पे हीट का फॉर्मूला लगेगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। तो हीट रिलीज में दो फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा m इंटू एल वी, फिर एक लगेगा m एस डेल्टा थीटा वाला। फिर 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आइस है तो वो क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर फिर कन्वर्ट होगा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे। तो भाई यहां पे जो हीट की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे कितनी हीट ये निकालेगा, दिस इज द हीट रिलीज, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब, कितनी एब्जॉर्ब करनी है इसको, दिस इज द हीट रिलीज, और यहां पे कितनी हीट की जरूरत है, एम एस डेल्टा थीटा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे लिखोगे ये रिलीज में हो गया, और ये एम एल ऑफ फ्यूजन प्लस एम एस डेल्टा थीटा, ऐसे करके प्रोसेस चलेंगे पूरे फिर इसमें। ठीक है, यहां पे डेल्टा थीटा में क्या लिखोगे, 100 माइनस का थीटा, यहां पे डेल्टा थीटा में क्या लिखोगे, थीटा माइनस का 0। दोनों का मास 100 ग्राम है, तो मास से तो मास काट देना, क्यों, क्योंकि दोनों के मासेस सेम है, 100 ग्राम 100 ग्राम। तो भाई कन्वर्जन फैक्टर्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको कैसे कन्वर्ट करना है चीजों को, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी दिक्कत
नहीं आएगी। ठीक है, हो जाएगा कैलोरीमेट्री का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आफ्टर दिस कैलोरीमेट्री अब हमारे पास आता है एक हीटिंग कर्व। भाई हीटिंग कर्व किसी भी सब्सटेंस के लिए हो सकता है जो कि बेसिकली ग्राफ है टेम्परेचर बिटवीन द टेम्परेचर एंड द हीट एडेड। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर जा रहा है, यहां पे हीट एडेड जा रहा है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में किसी भी, सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो है तो सॉलिड। सॉलिड में जैसे जैसे हीट ऐड करोगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि इतने से पार्ट में अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो वो हीट होगी ms डेल्टा थीटा वाली, जिससे कि इसका टेम्परेचर राइज होगा। यानी कि यहां पे अगर आपने हीट दे दी, हीट इंक्रीज करा, तो डेल्टा थीटा भी इंक्रीज होगा। फिर सॉलिड के बाद अब यहां पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मेल्टिंग हो रही है अब इसकी। अब आप जैसे जैसे हीट को इंक्रीज करोगे मेल्टिंग होगा, अगर आप हीट को डिक्रीज करोगे तो फ्रीजिंग होगा। भैया हीट ऐड करोगे तो मेल्टिंग होगा, हीट निकाल दोगे तो फ्रीजिंग होगा वापस, है ना? उल्टा भी चलता है ये इसमें। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वाले पार्ट पे Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा आ रहा है। ठीक है, यहां पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है साहब, इसकी डिपेंडेंसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। इस दौरान थीटा कांस्टेंट हो जाता है, इस दौरान थीटा कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप आगे बढ़ते हो, देखो सॉलिड से अब कन्वर्जन हो चुका है लिक्विड में। अब आप फिर से जैसे जैसे हीट ऐड ऑन करोगे, जैसे जैसे हीट ऐड ऑन करोगे, टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा साहब। अब इस केस में अगर मैं बात करूं कितनी हीट लगेगी, सर जो हीट यहां पे आएगी दैट विल बी अगेन ms डेल्टा थीटा। यहां पे स्पेसिफिक हीट सॉलिड का आ जाएगा, यहां पे स्पेसिफिक हीट लिक्विड का आ जाएगा। फिर वेपराइजेशन हो रहा है। भाई वेपराइजेशन में फिर से क्या हो जाएगा कि भैया अगर आप हीट ऐड करते हो तो वेपराइजेशन, हीट निकाल देते हो तो कंडेंसेशन, रिवर्स प्रोसेस पे चलती बातें। आप जैसे जैसे इधर की तरफ आ रहे हो यानी कि हीट ऐड कर रहे हो ज्यादा, आप जैसे जैसे इस साइड जा रहे हो दैट मींस आप हीट ऐड करते जा रहे हो। जब आप इधर की तरफ आओगे यानी आप हीट निकाल रहे हो। तो इधर जाते समय वेपराइजेशन, इधर आते समय कंडेंसेशन, इधर जाते समय मेल्टिंग, इधर जाते समय फ्रीजिंग। और जब आप हीट ऐड करते हुए जा रहे हो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे जैसे आप हीट ऐड करते जा रहे हो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर आप पीछे आओगे, रिवर्स में आओगे, तो ग्राफ नीचे आता हुआ दिखेगा, यानी कि जैसे जैसे आप हीट निकालते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। क्या है भाई इसमें? बहुत टफ है क्या ये हीटिंग कर्व? हलवा सा तो है कॉन्सेप्ट यार, क्या मतलब था इसमें सिर्फ। अब इसमें अगर यूनिट मास की बात कर लूं तो भैया इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्यू, और ये स्लोप हो जाएगा 1 बाय ms, 1 अपॉन हीट कैपेसिटी। यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, यहां पे तो स्लोप 0 है भैया, जहां जहां पे स्टेट चेंज हो रहा है वहां पे तो स्लोप 0 है। लेकिन अगर मैं दूसरी जगहों पे बात करूं तो यहां का स्लोप क्या है? 1 अपॉन हीट कैपेसिटी। यहां का स्लोप क्या है? 1 अपॉन हीट कैपेसिटी। नहीं है बिल्कुल भी टफ, सिंपल सी बात है। एक बार देख लो, ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। क्या ड्रॉ? चलो अच्छा, ये किसी को समस्या तो नहीं है ना? यहाँ पे जो हीट होगी दैट विल बी m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, है ना? और यहां पे जो हीट होगी दैट विल बी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पे जो हीट थी वो थी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे जो हीट आएगी वो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहां पे फिर से फर्दर इसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा। अच्छा, अब यहां पे ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस हीट एडेड के बीच में। तो अगर मैं स्लोप ऑफ द कर्व की बात करूं तो स्लोप कहां कहां देखने को मिलेगा? मैं मार्किंग कर देता हूं, 0 A B C, यहां पे D, ठीक है, एंड ये फर्दर आगे चला जाएगा। अच्छा, स्लोप कहां कहां देखने को मिलेगा? तो स्लोप अगर मैं बात करूं O से A का, तो इट विल बी 1 अपॉन ms, क्योंकि यही आपके बराबर होता है। स्लोप क्या होगा भाई? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। अरे टेम्परेचर बोले तो डेल्टा थीटा, और यहां पे हीट एडेड बोले तो क्यू। तो y अपॉन एक्स इज द स्लोप, तो डेल्टा थीटा अपॉन क्यू इट विल बी 1 बाय ms। ओ ए का स्लोप आ गया। अच्छा, मैं स्लोप फाइंड करूं OB का, तो वो स्लोप आता है 0, क्योंकि डेल्टा थीटा 0 हो जाता है। मैं स्लोप फाइंड करूं
टू सी का इट विल बी योर अगेन 1/m इंटू एस। यहां पे स्पेसिफिक सॉलिड के लिए था, यहां पे स्पेसिफिक लिक्विड के लिए आ जाएगा क्योंकि अब लिक्विड फॉर्मेट में आ चुके हैं। अगेन दैट विल बी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। फिर मैं स्लोप की बात करूं सी से डी की, दैट विल बी अगेन 0, और फिर आगे बात करोगे डी से लेके स्लोप की बात करो, डी से फर्दर मान लीजिए ई तक आ गए, इट विल बी 1/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। अब इनकी वैल्यूज आपको दे रखी होगी, इनके लिए आप चिंता मत करना, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सब पता होता है अपने को। उसके अलावा आपको ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब कुछ पता होगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एक नॉर्मल सा कर्व होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है भाई, ये सारे डेटाज आपको पता होंगे, उसके बेसिस पर आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का ना? तो चलिए भाई, यहां पे अपना कैलोरीमेट्री होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको बातें बताई, कैलोरीमेट्री जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक छोटा सा चैप्टर है भाई, तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिक सी टर्म्स थी जो हमें समझनी है, जो आगे चल के अब हमारे काम आएंगी। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलोरीमेट्री से ही देखने को मिलेंगे, बाकी और भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है इसमें, ठीक है। देखो भाई, बाकी तो ये होता है कि फिजिक्स में जो फंडा है वो ये है कि थ्योरी तो आपने पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी आपको सिखाता है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो वो प्रैक्टिस अब हम करेंगे अगले सेशन से, जहां पे शुरू होगा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा, ठीक है। बाकी भाई, आज की वीडियो में कोई समस्या अगर आपको आती है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके। इसके अलावा वीडियो अगर दोबारा देखनी है तो बेटर है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आके जुड़िए, क्योंकि यहां पे ये वीडियोस आपको चैप्टर वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज की हुई मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वीडियोस आपके लिए फ्री है, सो दैट कोई भी वीडियो को अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी एक्सेस करते हो तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हम कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड करेंगे, ना ही हम आपको कोई कूपन कोड लगाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये आपके लिए तो सही, लेकिन आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल है, तो उनको भी जाके बता दो, जमाने में ढिंडोरा पीट दो कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि फ्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो आके ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।